वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नात ख्वां रेहान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रेहान? वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आमद का रेहान। और शामिल करते हैं आपकी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत कलाम। रेहान बहुत खूबसूरत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और इसी बात के साथ साथ नाज़रीन बढ़ते हैं हम किचन की जानिब और देखते हैं कहां तक पहुंचा पास्ता। श्री सैफ सारा बताइएगा कहां तक पहुंचा हमारा पास्ता? बिल्कुल, हमारा पास्ता जो है वो रेडी है और अब हम इसकी डिश आउट की तरफ चलते हैं और बताते चलें कि इसके अंदर जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑन कैमरा ऐड करे थे, सॉस ऐड किया था और ये ऑलमोस्ट हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। और जल्दी से हम इसको डिश आउट भी करते हैं ताकि इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे और फिर आप सब खा के टेस्ट करके मुझे बताइएगा ये कैसा बना है। क्योंकि जी ये बहुत लाइट स्पाइसेस है, आराम से घर के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ना जब मैं पास्ता और इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे इस तरह के टोस्ट करने में बड़ा ही कोई मज़ा आता है ना पैन के साथ। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की है लेकिन ये है कि मज़ा आता है मुझे इसके साथ ऐसे टोस्ट करने में। अच्छा जी, हमारे ये ऑलमोस्ट पास्ता जो है वो रेडी हो गया, ये हमने डिश आउट किया है और ये इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ हमने जो अनियन रखी थी ये गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ी सी इस पे स्प्रिंग जो है वो ऐसे डाल दिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आप चाहें तो इसके साथ केचप सर्व कर सकते हैं, मेयोनीज सर्व कर सकते हैं, पास्ता सॉस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। तो जी हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन डन हो चुकी है। अब चलते हैं हम कहकशा की तरफ और पूछते हैं कि क्या उनको अच्छी सा अरोमा आ रहा है पास्ता का। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और शेफ सारा हम जब ट्राई करेंगे तो फिर आपको इसका फीडबैक भी जरूर देंगे। थैंक यू सो मच शेफ सारा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। जी नाजरीन, तो ये थी शेफ सारा। आज इन्होंने बनाया पास्ता जो कि हम बाद में ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। अपने घर में भी आप बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है। यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और आपकी मुलाकात करवाएंगे अपनी बहुत प्यारी सहेली से जिनका नाम है सना नजमुल जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी। काफी दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ, तो काफी दिन बाद मुलाकात हुई है और आप जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ नाज़रीन, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, मैंने नोट किया कि सना ने इतना वेट रिड्यूस कर लिया माशाल्लाह से कि वो चाह रही है कि वो कंपटीशन जो है ना वो भरपूर करें। इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में आ रही हूँ ताकि आपको पता रहे। नहीं माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं देखती हूँ और आपको बहुत बहुत ही चेंज आया है। बहुत डेडिकेशन के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। बहुत जरूरी था और बहुत मतलब देर आए दुरुस्त है, वो वाली कहानी थी। मेरा एक्चुअली रूटीन पिछले कुछ 1-1.5 साल से ऐसा बैक टू बैक रहा कि मैं अपनी जो मेरी वर्कआउट रूटीन थी वो बहुत आउट हो गई थी और मैं नहीं कर पा रही थी। और कोविड की वजह से ना आपको जैसे पहले था एक रूटीन था, फिर कोविड आया तो कोविड में जिम्स बंद हो गए, सेंटर्स बंद हो गई। मैं योगा करती थी, योगा सेंटर बंद हो गया। स्विमिंग करती थी, स्विमिंग मतलब पूल्स वगैरह सब बंद था। तो ऑब्वियसली वो फिर एक रूटीन आप आउट हो गए, तो उस रूटीन को वापस लाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। बहुत टाइम लगा। और ये कोविड के साइड इफेक्ट अगर हालांकि हम चाहते हैं कि हमें अब चिढ़ हो गई है लेकिन ये कहीं ना कहीं से घूमता फिरता कोविड आ जाता है तकरीबन। बिल्कुल, हमारे अदील भाई को तो इंतहाई तौर पर चिढ़ है जब भी कोविड का जिक्र आता है। वो कहते हैं कि कोविड की जान कब छोड़ोगे आप लोग, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट है। हमारी रूटीन्स को काफी खराब किया ना, मतलब कि हमारी जो एक जैसे जो लोग फिटनेस फ्रीकर्स थे, मैं इतनी तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी अपनी जैसे नॉर्मल अगर आप लड़कियों को देखें तो उससे ज्यादा मैं थोड़ा केयर करती हूँ। खाने का तो इतना ज्यादा मेरी डाइट नहीं है, बट ये है कि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता है। तो उसकी वजह से मुझे जो है वो पता कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल, चाहे स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या जिम एक्टिविटी हो या योगा हो। तो मैंने काफी ट्रेनिंग्स लिए योगा की और अगर मैं डेंटिस्ट नहीं, अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तो शायद मैं योगा ट्रेनर लग जाऊँ। माशाल्लाह। और बढ़ते हैं अब डेंटिस्ट्री की जानिब। हमें बताइएगा लेजर ट्रीटमेंट भी होती है डेंटिस्ट्री में? बिल्कुल, लेजर ट्रीटमेंट होती है डेंटिस्ट्री में। बिल्कुल वैसे जैसे मुंह पे लेजर होती है, मुंह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मोल्ड रिमूवल कर रहे हैं लेजर के थ्रू, या हम जो है पिगमेंटेशन दूर कर रहे हैं लेजर के थ्रू। इसी तरीके से दांतों में भी हम लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कराची में और पाकिस्तान में तो हो ही रहा था, कराची में तो काफी अर्से से हो रहा है।
कुछ पर्टिकुलर जगहों पर होता है लेजर ट्रीटमेंट। मैंने भी अभी रिसेंटली उसको काफी ज्यादा मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो आई गॉट ट्रेन्ड इन लेजर डेंटिस्ट्री। तो फिर बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत तो खराब हो ही जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं वो भी कलर चेंज कर जाते हैं, वो पिंक से निकल के कुछ ब्राउनिश, कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसकी वजह से आपके गम्स के ऊपर ग्रे मार्क्स होते हैं या वो ब्राउनिश होते हैं, वो नॉर्मल पिंक नहीं होते। तो जब वो मुस्कुराते हैं तो दांत तो हम किसी भी तरीके से वाइटन करके या साफ करके सही कर देते हैं, बट फिर भी जो ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो उस अच्छे रिजल्ट को लाने के लिए ना हम डीपिगमेंटेशन करते हैं गम्स की। एक तो हम ये बहुत कॉमनली कर रहे हैं डीपिगमेंटेशन, और पेशेंट्स करा भी रहे हैं। उसके अलावा जो है हम ब्लीचिंग और व्हाइटनिंग में भी, हम दांतों को व्हाइट करने में भी हम लेजर को यूज कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर नॉर्मल व्हाइटनिंग करें उसके बनिस्बत हम अगर लेजर व्हाइटनिंग करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज इक्विपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो ये प्रोसीजर होता कैसे है ऐसा ना? जस्ट डिवाइस, वी जस्ट हैव अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है, उसको हम प्लेस कर देते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने यूनिट्स के साथ, और फिर वहां पे हम उसको, वेरी इजी टू हैंडल, बट थोड़ा सेंसिटिव है। इक्विपमेंट सेंसिटिव तो है ऑब्वियसली कि आप को इक्विपमेंट यूज करना आना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये कहाँ यूज करना है। सो काफी सारी चीजों में यूज हो रहा है, इवन सर्जरीज में हम यूज कर रहे हैं, इवन हम एक्सट्रैक्शंस में यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नम करने के लिए भी यूज करते हैं कि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है उससे पहले दांत को नम करना है, पेशेंट बहुत एंजाइटी हो रहा है, एनॉक्शियस है, तो फिर हम क्या करते हैं कि लेजर से थोड़ा सा उसको नम कर देते हैं एंड देन फिर एनेस्थीसिया देते हैं, और वही अगेन द थिंग इज कि हम जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो कर रहे होते हैं। तो काफी सारी चीजों में है। इसी तरीके से अगर स्पेसेस हैं दांतों में उसके लिए भी हम यूज कर रहे हैं, ऑर्थो में हम यूज कर रहे हैं। हम बोन जो है, बोन में अगर हमें कुछ चेंजेस लानी है तो बोन चेंजेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम कॉटरी के लिए, जैसे कॉटरी नहीं, हम वो कुछ लोग होते हैं उनके गम्स बहुत नीचे होते हैं और दांतों का आधे से ज्यादा हिस्सा जो होता है वो उनके गम्स के ऊपर कवर्ड होता है, तो वहां पे बहुत अननेचुरल एक इमेज जा रही है, मुस्कुराते हैं, मतलब अननेचुरल। तो वहां पे गम्स को लाइन देने के लिए, मतलब प्रॉपरली हम एक जो शेप होता है गम्स का वो मेंटेन करने के लिए हम वहां पर भी लेजर्स को यूज कर रहे हैं। सो लेजर इज वेरी गुड, कन्वीनियंट है, और पेशेंट के एंड पे भी बहुत कन्वीनियंट है कि मतलब वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं करानी पड़ेंगी कि आपको कट्स लगाने पड़ जाए, मतलब टिपिकल कट्स लगाने पड़े या हम ये करें। उससे बेहतर है कि हम लेजर से रिमूवल, इस तरह अगर मुंह के अंदर कोई चीज ऐसी हो गई है जैसे कि आउट ग्रोथ है तो उसको सर्जरी करना बड़ा इजी है, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, अगर कोई लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव फिर सर्जरी, सर्जिकल जो हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं सर्जरी वाले, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फिर हम वही करते हैं ना। बट ये एक इनोवेशन है, ये पेशेंट के एंड पे बहुत ज्यादा जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ में जो है डॉक्टर के लिए तो ऑब्वियसली है ही कंफर्ट, लेकिन डॉक्टर के लिए ट्रेन होना बहुत जरूरी है कि वो उसके लिए कितना ट्रेन है। इम्प्लांट्स में वी आर यूजिंग दिस कि अगर हमने इम्प्लांट किया है, किसी पेशेंट के इम्प्लांट किया है, तो इम्प्लांट करना तो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, इम्प्लांट को स्टेबल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क। यानी इम्प्लांट मैंने प्लेस कर दिया, अब इम्प्लांट को मैं स्टेबल कैसे करूंगी मुंह के अंदर, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है, मैंने मुंह में डाल दिया है, अब उसको मुझे करना है कि जो बॉडी है उसको किसी तरह पकड़ ले। तो वो जो बॉडी का पकड़ने का जो एक सिलसिला होता है वो कोई 25-30 दिन का होता है। बहुत सारे, आई एम श्योर, मैं बहुत सारे डेंटिस्ट भी देख रहे होंगे, मैं जब भी टीवी पे आती हूँ डेंटिस्ट मेरे जरूर देख रहे होते हैं। हाँ। मेरे फ्रेंड्स हैं और काफी सारे, तो वो जो है वो जो एक ड्यूरेशन होता है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका एक कोई 25-30 दिन का ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन को फास्टन करने के लिए हम लेजर्स को यूज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि इम्प्लांट किया, इम्प्लांट फेलियर हो रहा है, मतलब स्मोकिंग करते हैं, हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई और डिसऑर्डर हो सकता है कैल्शियम विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है, नहीं जा रहा है, हमने लगा तो दिया है लेकिन हमने, हमारी सर्जरी बहुत अच्छी गई, हमने इम्प्लांट बहुत अच्छा प्लेस किया, हमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, स्टिल उसके बावजूद भी इम्प्लांट बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस एक्सेप्टेंस वाले पार्ट को ना हम लेजर के थ्रू एनहांस कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। ओके, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मगर ट्रीटमेंट जो है खासा एक्सपेंसिव है? खासा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, खासा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, कंपैरेटिव टू अब्रॉड तो फिर भी बहुत सस्ता है लेजर भी यहाँ पे। लेकिन मतलब पेशेंट्स को आप ये कहेंगे कि सर्जरी से बेहतर है? सर्जरी से बेहतर है, कुछ जहां पे हम ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, हम कन्वीनियंस की तरफ जाएं। हम देखिए ना, पहले जो है वो अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होता तो पूरा पेट काटना पड़ा होता था, वही तो था ना, और इसी तरीके से अगर हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूरा काटना पड़ा था। आजकल आप देखें लेप्रोस्कोपी कितना इजी प्रोसीजर हो गया, आप 3 ऐसे होल्स करते हैं और वहीं से, सो दे यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल, सेम थिंग्स, तो व्हाई नॉट वी यूज इन डेंटिस्ट्री, व्हाई नॉट।
ओके, मतलब हमारी डेंटिस्ट्री भी काफी ज्यादा एडवांस एडवांसमेंट हो गई है और मैं अभी जा रही हूँ वैसे एक ट्रेनिंग के लिए, तो माशाल्लाह। मजीद एडवांसमेंट लाने का मेरा प्लान है, अपनी प्रैक्टिस में एडवांसमेंट लाने का प्लान है। वेरी नाइस मतलब आप एक डेंटिस्ट होते हुए भी आपको भी बार बार जो है वो पढ़ना पड़ता है। एक दफा का ये नहीं है कि एक दफा आपने पढ़ लिया तो हो गया। बिल्कुल भी नहीं, बार बार पढ़ना पड़ता है, नए प्रोसीजर सीखने पड़ते हैं, नई चीजों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और पाकिस्तान से लेनी पड़ती है, पाकिस्तान के बाहर जाना पड़ता है इंटरनेशनल। अब तो ये है कि जूम पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं काफी सारी, मतलब एक अच्छी चीज आ गई है कि एक आप बाहर बिल्कुल जा रहे हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। और मैं मेरे ख्याल से जब से सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा कर दिया है, मतलब जहाँ उनकी बुराइयां वहाँ अच्छाइयां भी हैं, कि पहले जब मैं पढ़ रही होती थी तो हर चीज को इमेजिन करना पड़ता था कि मतलब हमें कोई विजुअली तो चीजें नजर नहीं आ रही ना, लेकिन इमेजिनेशंस के अंदर हमारी चीजें होती थी कि ऐसे आया और ऐसे बॉडी में केमिकल आएगा और ऐसे होगा और ये सब कुछ। राइट नाउ आप देखें मतलब काफी सारे वीडियोस होते हैं जिसमें बिल्कुल वो पिक्चराइज करके दिखा देते हैं कि ये सारा प्रोसीजर है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, दांतों में बहुत ज्यादा गैप भी मैं देख रही हूँ, ये बड़ा मसला हो गया है। एक तो ये क्या पैदाइशी होता है या थोड़ा सा जैसे सेंटर वाले दांत में है तो वो लोग कहते हैं कि भाई मिस्र की खवातीन को होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। आई हेट इट क्योंकि मेरे खुद के आगे गैप था। अच्छा, तो आपने उसको फिल करा लिया? तो मैंने फिर ब्रेसेस लगा के उसको कवर किया। Okay. और जो है वो मुझे इतना बुरा लगता था कि मैंने टॉक विद समवन तो वो पे ऐसे लगता था कि जैसे वो कुछ खुला हुआ है और उसमें से ना एक ब्लैक इमेज आ रही होती है। और आप अगर पान या आप स्मोक नहीं भी करते और आप चाय नहीं भी पीते तब भी देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं बहुत दूर से कोई देखे तो लगता है ऐसे ग्रे मार्क्स हैं दांतों के ऊपर, स्टेन्स हैं और वो बहुत बहुत वियर्ड लगते हैं। आप इवन आप पूरे तैयार हुए हैं और सब कुछ। इवन मैं अपने आप को मतलब फील में मैंने जब टीवी पे आना स्टार्ट किया, इंटरव्यूज स्टार्ट हुए, लाइक मेरे कोई 10 साल का जर्नी, 10 मोर देन 10 इयर्स में माशाल्लाह जर्नी हो चुका है अभी तक। तो इनिशियली मुझे ये होता था कि जब भी मैं स्क्रीन पे आती थी और मेरे को गैप दिख रहा होता था मतलब तो अच्छा नहीं लगता था, लोगों को इतना फील नहीं होता था, बट मुझे खुद ऐसा फील होता था कि हाँ ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं मुस्कुराती नहीं थी ज्यादा। अच्छा, तो सीरियस मूड में रहती थी। हाय अल्लाह, सना का सीरियस मूड यार हमसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। हाँ, मतलब अच्छा है तो आप मुझे अभी मिली। हाँ, आप मुझे अभी मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हम करवा सकते हैं दांतों के गैप के लिए? देखिए गैप के लिए ना सबसे ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है कि आप जो है ना ब्रेसेस लगवा लें। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक ट्रीटमेंट कि आप ब्रेसेस लगवा लें, ब्रेसेस के या अलाइनर्स लगवा लें, अलाइनर्स जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं वो लगवा लें, ब्रेसेस लगवा लें। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। इसके अलावा हम क्राउनिंग्स भी कर देते हैं, हम क्राउन लगा के भी दांत बंद कर देते हैं, फिल करके भी दांत बंद कर देते हैं। अगर आपका सर्टेन गैप है यानी 0.5 का गैप है तो आप फिल करके भी बंद कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो क्राउन्स भी लगा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि क्राउन लगाना इज एन अननेचुरल प्रोसेस। आप दांतों को जबरदस्ती उसको ट्रिम करें और उसके ऊपर क्राउन लगा दें। इस तरह विनियर्स भी कर सकते हैं। विनियर्स में भी अगेन ये होता है कि हम दांत के वो हिस्से को हम ना ट्रिम कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हम जैसे नेल्स के ऊपर नेल्स लगाते हैं वैसे हम विनियर्स लगा देते हैं और वो गैप बंद हो जाता है। बट ये कि वो अननेचुरल वे, उसमें अपने दांत को आप छेड़ रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करती। मैं पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि डॉक्टर हम ब्रिज लगा लें या हम ना क्राउन लगा लें, हमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने मशवरा दिया। लेकिन मैं उनको पर्सनली ये बात बोल रही होती हूँ कि नहीं, अगर आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, 1 साल की बात है, 1 साल में ब्रेसेस लगा के अपने दांतों का गैप कवर करा लें। उसमें हम दांतों को इतना ट्रिम नहीं कर रहे, दांतों को छेड़ नहीं रहे हैं। फिर देखिए ब्रिज और क्राउन्स के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो लगाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि बोन्स डिसऑप्शन होने का खतरा है, खाना फंसने का खतरा है, फूड इंफेक्शन ज्यादा होगी ब्रिज एंड क्राउन में, तो क्राउन फेलियर होने के चांसेस हैं। वो फेलियर होगा, उसकी वजह से जो है ना वो इर्द गिर्द के जो दांत है वो खराब होने के चांसेस। अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी लगा लेती क्राउन। बिल्कुल। तो मैं खुद भी प्रेफर नहीं करूंगी कि मैं अपना गैप क्लोजर करने के लिए मैं क्राउन की तरफ जाऊं। सो मोस्ट गुड ट्रीटमेंट इज यार लाइक जस्ट हैव अलाइनमेंट विद योर ब्रेसेस और अदरवाइज अलाइनर्स लगा लें या जो भी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं वो आप करा सकते हैं। अच्छा, विनियर्स का आपने जिक्र किया, उसके लिए दांतों को घिसना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, है ना, उसकी वो जो उसको घिसना पड़ता है वो तकलीफ दे होता है और वो पेशेंट जो है वो तकलीफ दे नहीं होता, तकलीफ दे नहीं होता। विनियर्स लुक सो गुड, बहुत खूबसूरत लगते हैं विनियर्स लगे हुए। जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके सबके विनियर्स लगे हुए होते हैं। जो इतने खूबसूरत उनके दांत नजर आ रहे होते हैं उनके यूजुअली विनियर्स लगे हुए होते हैं। ओके जी, वो तो हमें तो ऐसे पता चल जाता है, मुस्कुरा भी कोई रहा जी, आप तो वो है ना जैसे कपड़े की दुकान के जो एक ओनर होते हैं वो देख के बता देते हैं कौन सी ब्रांड का कपड़ा है या कपड़े की क्वालिटी कैसी है। तो आप तो बंदा कोई मुस्कुराता होगा तो आप तो पहचान जाती होंगी कि आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है वो अपने दांतों के साथ किए हुए। तो बेसिकली वो लोग ना विनियर्स लगे हुए होते हैं ज्यादातर। ओके,
जी, और विनियर्स लगते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इट्स अगेन अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। विनियर्स का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और क्योंकि वो बहुत महंगे बनते हैं, और जरकुनिया हम उसमें यूज करते हैं ज्यादातर। वाओ, दैट जरकुनिया व्हिच इज लाइक यूज इन आवर ज्वेलरी। मतलब आप देखो ज्वेलरी इतनी महंगी पड़ जाती है जरकुनिया से, तो हम बेसिकली जरकुनिया को इसलिए यूज करो तो उसकी ट्रांसलूसेंसी बहुत अच्छी होती है, उसकी शाइन बहुत अच्छी होती है, मतलब वो जब लगाने के बाद वो जब नजर आता है ना, वो बहुत खूबसूरत नजर आता है। बट अगेन उसके लिए दांत घिसने पड़ते हैं थोड़े से। ओके, और वो भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन जिसको शौक है, हाँ, सो आई थिंक वो लगा सकता है जरकुनिया। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लोग जो है ना वो दांतों के मसाइल पर इतना ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। एक दांत में दर्द है, उसको साला साल लेके बैठे रहेंगे जब तक वो कीड़ा जो है, कैविटी जो है, पूरा दांत खा नहीं जाता, जब तक डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है। फिर एक टाइम आता है कि उनको वो दांत हटवा के दूसरा दांत लगवाना पड़ता है, या कभी कभी ये भी करते हैं कि वो दांत निकल गया खुद ही, वो जो बेचारे कैविटी ने खा फूक के खत्म कर दिया। अब जब एक दफा दांत आपका निकलवा दिया आपने, तो उसके बाद जो जगह बच गई आपकी, तो वहां पर दांत लगवाना कितना ज्यादा जरूरी है, और जो लोग नहीं लगवाते वो अपने दांतों के साथ कितना बड़ा जुल्म करते हैं। देखिए पता है क्या होता है, हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ना 32 दांत मिले हैं नेचर से ना, अल्लाह ने हमें 32 दांत दे दिए हैं। अगर एक आधा निकल भी गया तो क्या हुआ, बिल्कुल, अभी 31 है, फिर अगर 2 निकल गए तो अभी 30 है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है ना हमारा, कि मतलब अभी तो बहुत सारे दांत हैं। अगर एक किडनी खराब हो गई, दूसरी है, मतलब सही है। हाँ, हार्ट खराब हो जाएगा तो उसका कोई बिन नहीं है, वो तो एक ही है। बिल्कुल, तो जो है लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दांत भी निकलता है, दांत दूसरे दांत के सपोर्ट से खड़े हुए होते हैं ना, एक दांत दूसरे सपोर्ट के साथ है, दूसरा दांत दूसरे सपोर्ट के साथ है। तो जब हम एक दांत सेंटर से निकालते हैं ना, तो वो सपोर्ट लॉस होती है। जैसे बिल्डिंग्स एक साथ खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक साथ खड़ी हुई है, सही है, उसमें से एक बिल्डिंग जो है वो कमजोर सी थी, गिर गई है, तो बाकी बिल्डिंग्स जो है ना, उनपे जो एयर प्रेशर लग रहा होता है वो एक अलग। तो अब तो एडवांसमेंट इतना है कि वो उसको कंट्रोल करते हैं एयर प्रेशर को। पहले आप देखा तो बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर जाती है, होता था ना बहुत से, ऊपर से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। बेसिकली दांत भी होते हैं, एक के साथ एक दांत खड़ा हुआ, एक के साथ एक दांत निकलेगा। अब जो बचे हुए साइड के 2 दांत हैं, एक तो वो गिरना शुरू हो जाएंगे साइड्स के ऊपर, क्योंकि उनको स्पेस मिल गई है ना, उनको जगह मिल रही है, वो ऐसे बेंड हो गए, जैसे बिल्डिंगें बेंड होती है ना, ऐसे वो बेंड हो रहा है। बेंड होने के साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लूज होने लग जाएंगे। तो अपनी जगह से जब आउट होंगे तो ऑब्वियसली वो अपने एरिया से आउट हो रहे हैं, वो लूज होंगे ना, वहां से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज होना स्टार्ट होगी, वो लूज है। फिर होते होते क्या होगा कि या तो वो ये वाला दांत गिरेगा या उसका आगे वाला दांत गिरेगा। तो वो एक तो आपने निकलवा दिया, उसकी वजह से जो बराबर वाले दांत में या तो कैविटी लगने की वजह से खराब हुआ वो, क्योंकि अब उसके पास जगह है कैविटी लगने की ना, मतलब हर जगह से उस पर कैविटी लग रही है। और दूसरी चीज ये हो रही है कि वो जो प्रेशर उस पर एक्सर्ट हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से वो बेंड हो रहा है, बेंड होने की वजह से लूज हो रहा है, लूज होने की वजह से अल्टीमेटली वो खुद ब खुद निकलने वाली कंडीशन, यानी वो लूजन होने के बाद क्या होगा, बंदा या तो जाके निकलवा देगा या दांत किसी तो खुद ही हाथ में आ जाएगा। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे तो एक एक करके दांत हाथ में आ जाते हैं, हम बैठे बैठे हमारे दांत हाथ में आ जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता होता कि बेसिकली ये जो दांत हाथ में आने वाला जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो हुआ कहाँ से, वो उनको एक्चुअली नहीं पता होता। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं दांतों के हवाले से, उनको बेचारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जरा बताइएगा जो डायबिटिक पेशेंट है वो किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ब्रशिंग भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उनको डर लगता है अगर गम में से जो है वो ब्लड हो गया, ब्लीडिंग हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो जरा इस बारे में बताइए। डायबिटिक पेशेंट जो है डायबिटीज के लिए ना पर्टिकुलरली माउथ वॉशेस आते हैं, सही है, तो मैं उनको कहती हूँ माउथ वॉश जरूर यूज किया करें, बहुत हल्का सा पानी में डाल के, लेकिन वो एंटीबैक्टीरियल होता है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर इन्फेक्शन लगना बहुत कॉमन होता है। मुंह जो है ना गेटवे ऑफ इन्फेक्शन है, बिल्कुल सारे इन्फेक्शन मुंह से निकल के आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर मुंह साफ होगा तो आपकी पूरी बॉडी भी साफ रहेगी। अब क्या होता है कि क्योंकि गम्स में अगर हल्की सी ब्लीडिंग है या कुछ है तो उसको वो ब्लीडिंग होते होते ना वो बहुत एग्रेसिव ब्लीडिंग में चली जाएगी और वो हीलिंग तो इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं उनको बोलती हूँ कि डायबिटीज अगर आपको है तो आप माउथ वॉश को थोड़ा इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि एंटीबैक्टीरियल थोड़ा सा यूज कर लिया करें। कुछ नहीं है तो हल्के नीम गर्म पानी से कुल्लियां कर लिया करें, वो भी बेहतर। और साल में एक दफा स्केलिंग जरूर कराएं, अपने दांतों को जरूर साफ कराएं। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट एक दांतों को जरूर साफ करें, क्योंकि उसको इन्फेक्शन भी आ रहा होगा, उसको पस भी बन रही होगी गम्स के अंदर, उसके दांतों में कैलकुलस भी डिपॉजिट हो रहा होगा, उन सब की वजह से उसके मसूड़े खराब हो रहे होंगे और उसको मसूड़े खराब होने की वजह से दांत लूज होने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचना है तो आप साल में एक दफा जो है ना किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके आप अपने दांतों की क्लीनिंग जरूर करा लें। ओके, तो एक दफा अगर प्रॉपर्ली क्लीनिंग हो जाएगी, ना तो पस बनेगी, ना खाना फंसेगा, ना ही कैलकुलस डिपॉजिट होगा और ना ही जो है ना आगे चल के जो है ना आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन होगी।
लेकिन आप अपने डेंटिस्ट को जाके ये बता दें कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट को लाजमी बताना है कि मुझे डायबिटीज है। दूसरी बात है, जाने से पहले अपना जो है ना रैंडम शुगर जरूर लेके जाया करें। आपके पास डिवाइस है घर पे तो रैंडम शुगर, मैं क्योंकि लैब के साथ एसोसिएटेड हूँ तो मेरे पास एक एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट अगर आया है तो मैं फौरन उसका बीपी चेक कर लेती हूँ, उसका शुगर टेस्ट कर लेते हैं और फौरन ही रिपोर्ट आ जाती है शुगर की। तो हमें बहुत एडवांटेज है। और अदरवाइज अगर मेरी जैसे ये मेरी एक प्रैक्टिस है, दूसरी प्रैक्टिस मेरी पर्टिकुलर क्लिनिक है, वहां पे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने डिवाइस रखा हुआ है। तो मैं अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अगर पेशेंट जो मैं मैंडेटरी उसको कॉल पे बोल देती हूँ अपनी शुगर टेस्ट करके आना, लिख के लेके आना कि शुगर कितनी है। नहीं लिख के लेके आ रहे तो फिर मेरे पास आके लाजमी पहले मैं उसका शुगर टेस्ट करूंगी, उसको बिठाऊंगी थोड़ी देर, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हम भी दोबारा दूसरी बात बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सिपा। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं सना की जानिब और सना से एक सवाल जो है वो रेहान करना चाहते हैं। तो रेहान पूछिए सवाल। रहा था कि पहले कुछ सालों पुरानी बात हाँ है कि जी। अक्सर लोग ये कहते थे कि डेंटिस्ट ने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो है वो कोई बड़ी बीमारी लग गई, हेपेटाइटिस हो गया या किसी कॉलर माइक है को आपको? भी है। हाँ तो जी, इस हवाले से मैं जानना चाहता देखिए पहले भी नहीं, आज भी ये चीज है। ओके। समहाउ अभी भी हमारी कंट्री में ये चीज बड़ी कॉमन है कि डेंटिस्ट का टूल लग गया और उससे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, कोई और बड़ी बीमारी लग गई। इवन और भी बहुत सारी, मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो लग जाती हैं। अभी भी ऐसा है। तो आपको चाहिए आप जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो जरूर देखें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद उसके टूल्स क्लीन है, एक पैक्ड है नहीं है, या उसके पास कोई ऑटोक्लेविंग सिस्टम है या नहीं है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। उसको ग्लव्स कितनी दफा यूज कर रहा है, कितनी दफा डिस्कार्ड कर रहा है, ये देखें। उसके बाद आप ये देखें कि उसकी फील्ड कितनी क्लीन है ना। तो ये चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जाएं तो जरूर देखें कि अगला जो आप जिसके पास काम करा रहे हैं अपना मुंह जो है उसके हाथ में जाके ऐसे देते हैं, तो हम दे देते हैं ना अपना मुंह पूरा, तो ये इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना मुंह किसी के हाथ, मतलब मैं अगर मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए कहीं जाऊं तो मैं बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट कराऊंगी कि कोई ऐसा ना हो कि वो काम करते करते मेरा मुंह में हाथ लगा रहा है या मतलब वो और भी चीजों को टच कर रहे हैं ऑल। सो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पेशेंट्स को बोलती प्लीज जो है ना आप पूछें जरूर जाके, और इवन मुझसे भी आके पूछें। आई डोंट माइंड विद दैट कि अगर कोई मुझसे पूछे, मुझे खुशी भी महसूस होती है कि एटलीस्ट ये उन लोगों में से है जो कोई थोड़ी सी सोसाइटी में से जो अवेयर सोसाइटी है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझसे आके क्योंकि पूछता है ये बहुत से बात। लोग उसे डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, उनके दिल में एक डर है कि अगर और फिर डेंटिस्ट उनको के ये भी पास डर जाना लगता है तो पूछेंगे तो बीमारी बुरा हो मना जाएगा। हाँ, जी, बुरा जी। मान जाएंगे। बुरा माने Exactly. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर को भी नहीं चाहिए कि बुरा माने, क्योंकि ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो अगर आपके पास आ रहा है और वो इतना इंपॉर्टेंट काम करा रहा है तो ही हैज अ राइट, शी हैज अ राइट कि वो आपसे पूछे कि आप कितना पढ़े हुए हैं या आपके पास कितनी डिग्री है या आप कितने ऑथेंटिक हैं, ये पूछना उसका राइट है। और जो है दूसरी बात ये है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जाएं, जाके जरूर पूछें। और अपना थोड़ा विजुअल जो होता है ना, अपना एक आई भी एक रखने की बहुत जरूरत होती है कि आप कहीं गए हैं तो एक आंख से आप जरा एनवायरनमेंट को चेक करें कि हाउ इज द एनवायरनमेंट, हाउ इज द डॉक्टर। बिल्कुल वाइब्स आपको आ जाती हैं, ऐसा बिल्कुल महसूस हो जाता है। अच्छा, हमने डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर ली, अब मैं जानना चाहती हूँ प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, खवातीन हमारी बहनें, प्रेगनेंसी में क्या दांत निकलवा सकते हैं? प्रेगनेंसी में दांत ना आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में निकलवा सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में जो 3 महीने जो होते हैं शुरू के, उसमें आप दांतों के आप नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो ज्यादा से ज्यादा आप 15 से 20 मिनट का कोई ऐसा प्रोसीजर करा सकते हैं जो कि बहुत माइनर सा प्रोसीजर है, जैसे चेक करा लिया, पॉलिशिंग करा ली, हल्की सी स्केलिंग करा ली, दैट्स इट। पहले तो ये बिल्कुल बैन था कि आप पहले 3 महीने में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि नहीं, 3 महीने में आप कर सकते हो, बट 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट करोगे। आप कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप आरसीटी रूट कैनाल नहीं कर सकते, आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। जैसे पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, बेसिकली जो हमारी सिटिंग पोजीशन होती है वो सही नहीं होती है। वो सिटिंग पोजीशन फीटस के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए हम ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम जो है वो ना करें। इस ड्यूरेशन में अगर हमें, मेरे पास पेशेंट आ भी रहा होता है तो मैं देखती हूँ अगर छोटा माइनर प्रोसीजर कर लिया, अगर बड़ा प्रोसीजर है तो हम मेडिसिन देके उसको
अच्छा, खुद से तो कोई मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, कि हम गए मेडिकल स्टोर पे, अगर कोई खवातीन प्रेग्नेंट है और वो गई कि भाई कोई टैबलेट दे दे, मेरे दांत में दर्द है, और वो उसके कितने मुज़िर असरार जो है वो होते हैं मुझे, उसके वजह से आपको पता ही नहीं होता आपके साथ क्या हो जाता है। बहुत दफा मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हुआ क्या, और आप समझते हैं अल्लाह ने नहीं देना था, नहीं हुआ। मतलब होता है ना एक छोटी सी गलती, मतलब सेल्फ मेडिकेशन प्लीज ना करें, और खासतौर पर प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करें। आप जो है ना, आप कुछ 1-2 पेन किलर्स हैं, सिर्फ वो आप ले सकते हैं। अव्वल तो मैं बोलती हूँ कि कोशिश करें कि वो भी ना लें, तो जो है। लेकिन अगर ये कोई इन्फेक्शन हो गया है दांत में या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप 1-2 पेन किलर्स हैं, आप वो रिकमेंडेड है, आप कर सकते हैं। या 1-2 एंटीबायोटिक्स हैं जो आप ले सकते हैं, सिर्फ 1-2 एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जो भी चीज आप खाओगे वो अल्टीमेटली आपके साथ जो लाइफ है उसको भी जा रहा है। आप जो भी खाओगे वो उसको भी जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें डिफॉर्मेशंस हो सकती हैं, उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के दांतों पे स्टेन्स होते हैं। पहले एक दवाई बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती थी मेडिसिन में, एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से जो है ना उस टाइम पे, मतलब अगर आप 20 साल पहले देखें तो बच्चों के दांतों में स्टेन्स बड़े कॉमन होते थे, एक वाइट से पैचेस बने हैं। वो मेडिसिन ऑब्सोलेट हो गई है, बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गई है, बिकॉज उसकी वजह से ये इश्यूज होते थे। कुछ मेडिसिन हैं, पेन किलर्स हैं, एसिडिटी बहुत कॉज कर रही होती है, वो नहीं ले सकते आप। वो ब्लीडिंग कॉज कर रही होती है, मतलब ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा रही होती है, वो आप नहीं ले सकते। मतलब इस तरह बहुत सोच समझ के आपको मेडिकेशन देनी पड़ती है। बिल्कुल, खास तौर पे जो प्रेग्नेंट बहनें हैं हमारी, वो इस तरह की चीजें ना किया करें, क्योंकि जैसे कि सना ने कहा कि आपको लगता है कि हम कोई भी टैबलेट ले लें मेडिकल स्टोर से और खा लें, और अल्लाह ना करे उसके जो असरात आपके लिए मुरतब होंगे, आपके बेबी के लिए मुरतब होंगे, वो बहुत बुरे होंगे। मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, और हम यही सोच रहे होते हैं कि भाई अल्लाह को नहीं देना होगा, हमें हमारा जहन भी नहीं जाता कि एक इतनी सी गलती की वजह से जो है अल्लाह पाक ने इतना बड़ा हादसा रूनुमा हो गया हमारे साथ। तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, सब नन्ही सी जानों को महफूज रखे जो दुनिया में आने वाली है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप बिग नो फॉर सेल्फ मेडिकेशन, ये कोई भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे ये नहीं कि प्रेग्नेंट हमारी बहनें जो है वो ना करें, लेकिन कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना ही करे, क्योंकि इसके बहुत ही नुकसान होते हैं। आपको नहीं पता ना, केमिकल मेडिसिन में केमिकल होता है, केमिकल अप्स एंड डाउन्स कर रहा होता है। हमारी बॉडी में भी कुछ % केमिकल्स हैं, सही है। तो क्या होता है कि हमने एक केमिकल लिया, उसने हमारी बॉडी के केमिकल से जाके रिएक्शन किया और रिएक्शन हो गया, और हमें पता ही नहीं चला। बहुत सारी डेथ ऐसी होती है, डेथ तो मतलब जब जिसकी आनी है उस वक्त तो आनी है ना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो है मेरी अभी आएगी, या मैं 10 साल और जी सकता हूँ, या 5 साल और जी सकता हूँ। तो आपको तो 1 मिनट का भी नहीं पता अपना ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, वो फील्ड पे क्रिकेट खेल रहे थे और वहीं पे डेथ हो गई उनकी। और मतलब जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, किसी पेशेंट से, तो उन्होंने बोला कि वो प्रेगनेंसी थी पेशेंट को, तो उनको बोला गया कि बच्चा जो है वो एक्सपायर हो सकता है, अभी हुआ नहीं, हो सकता है, लेकिन अगर हो गया तो तुम्हें खतरा हो जाएगा, तुम्हारी जान जा सकती है, तो तुम इसको वो कर दो, मतलब जो भी होता है। तो मैं और मेरी सिस्टर उनको ये समझा रहे थे कि देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी जान को खतरा हो जाएगा, तो आपकी जान को अगर आप इसको भी खत्म कर देंगी तो भी आपको गारंटी तो किसी की बात की नहीं, जान को खतरा होता है, नहीं होता। और वैसे भी कराची में रहते हुए खतरा ना हो जान को, तो कराची में रहते हुए तो आप एक रोड ही क्रॉस कर रहे हैं, तो खतरों से बड़ा वो हम तो उस खतरे से लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं खतरा, हम जा रहे हैं खतरा है ना। बिल्कुल, मैं तो क्लिनिक से थोड़ा भी लेट हो जाती हूँ, तो कोई बाइकर भी साइड से गुजर रहा होता है तो मुझे बिल्कुल खौफ है। स्नैचिंग का हम लोगों को इंतहाई तौर पे खौफ है, तो कराची में रहते हुए आपको डरना नहीं चाहिए, खतरों से लड़ना ही तो सिखाता है हमारा कराची। हम लोगों को तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि मौत और जिंदगी बिल्कुल हमारे हाथ में, बेशक अल्लाह पाक के हाथ में भी नहीं है, बेशक अल्लाह पाक के हाथ में। ऑन ऑफ का बटन जो है वो उनके हाथ में है, उनके अलावा कोई और इस पे कामिल नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा सना कि जो हमारे दांतों के लिए सबसे ज्यादा मुज़िर सेहत चीजें कौन कौन सी होती हैं, जो कि नुकसानात होते हैं उसके, और हम आराम से, अगर सरे फहरिस्त सबसे नंबर 1 में कहूँ तो फ्रीजी ड्रिंक्स कौन से नंबर पे आती हैं? फीजी ड्रिंक्स सेकंड नंबर पे आती है, मीठा आता है, सबसे पहले मीठा आता है, देन चाय में जो हम डाल के पी रहे होते हैं, ये जो हम होटल की चाय मंगाते हैं। अब क्या करें, होटल की चाय ना मंगाए तो कहाँ से मंगाए? चाय बहुत मीठा होता है। हाँ, ये हमारे साजिद भाई की मोहब्बत है, उनका खुलूस शामिल होता है चाय में, जो कि आपको जो है वो लग रहा है। अच्छा, मुझे जैसे कि सबसे पहले जो है वो बात हो गई हमारी कि तो चीनी महंगी इतनी है, ठीक है ना, और उसके ऊपर कैविटी कर देती है, सबसे पहले चीनी नहीं है, चाय बहुत बिल्कुल ऐसे ही, चीनी नहीं है, फ्रिजी ड्रिंक नहीं है, देन देखिए फीजी ड्रिंक्स हो गए, आपकी शुगर इनटेक हो गई, ये सबसे ज्यादा, दांतों को ब्रश ना करना, ये नुकसान दे रहा होता है। और जो है देखिए, ये सबसे सरे फहरिस्त है,
सही है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो जंक फूड है, जिसमें स्टार्ची फूड होता है, चीजी फूड है, वो सबसे ज्यादा दांतों को खराब कर रहा होता है। यही सब फैक्टर्स हैं जो आपके दांतों को सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। अबव ऑल दांत साफ ना करना सबसे ज्यादा दांतों को खराब कर रहा होता है। ओके, इफ यू हैव सच डाइट, अगर आप ले भी रहे हो, आप चाय कॉफी फीजी ड्रिंक भी चलो आप पी लेते हैं कभी वंस, हम जैसे लोगों की तरह वंस इन अ ब्लू मून। मैं पता है मेरे बीच में वेट इसीलिए बढ़ा था क्योंकि मैं पीने लग गई बहुत ज्यादा। मेरा डिनर खत्म नहीं होता था कि जब तक मैं साथ में अच्छा, black बच्चों drink के ना दांतों पे कितने असरात गलत होते हैं वो इसके? दांत फिजी- खराब हो रहे होते हैं हाँ। आपके, एक तो फीजी ड्रिंक से आपकी हेल्थ कितनी बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि फैट जो है वो इसी से ही आ रहा होता है आपकी बिल्कुल, body और के टूथ ऊपर। डिले बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों में, ये क्या प्रॉब्लम है? डीले बहुत ज्यादा है। हाँ। उसका रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में अगर मदर का कैल्शियम और विटामिन D3 अच्छा नहीं है तो वो भी एक रीजन है कि टूथ डिले हो सकता है। फिर आपकी ना हर 10 साल बाद जो है वो दुनिया में एक एवोल्यूशन होती है, सही है। जैसे पहले डायनासोर्स थी, वो डायनासोर्स खत्म हो गए, एनिमल साइज छोटा हो गया, मतलब हर कुछ टाइम बाद पहले लोग लंबे थे, फिर हाइट छोटी हुई, पैर बड़े थे, छोटे हुए, मतलब यू नो। और फिर आपकी पूरी वर्ल्ड के अंदर हर जगह का, हर खित्ते की जो चीज होती है वो भी आप पे बहुत ज्यादा हो रही होती है। आप अफ्रीका में अगर कोई यहाँ से भी जाके बॉर्न होगा तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो टच जरूर होगा, बिकॉज उसका एनवायरनमेंट उसके। इसी तरह हम एशियंस की स्किन कलर अलग है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि अब वो जो हमें ऐसा लगता है जो इवैल्यूएशन हुआ है वर्ल्ड के अंदर, उसकी वजह से टूथ डिले हो ही रहा है। ठीक है, तो अगर हो रहा है तो प्लीज आप जरूर जाके इसको असिस्ट करें। ओके, मतलब कि अगर बच्चा जो है, वैसे अमूमन 4 साल में लोग कहते हैं कि 4 महीने में दांत आने वाले हैं, दांत की जगह बन जाती है, फिर उसके बाद जी फिर वो 6 महीने में जो है वो प्रॉपर दांत आना शुरू हो जाते हैं। 6 से 7 महीना तो आपने देखना ही देखना है कि दांत आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बच्चे को गोदी में ले जाएं, डॉक्टर को दिखाने के लिए। आते हैं लोग हमारे पास जो आजकल थोड़े एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो आते हैं, वो आके दिखा रहे होते हैं कि जो है ना भाई डॉक्टर इनका क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या रीजन है। और कुछ इनहेरिटेंस डिसऑर्डर भी होता है, कुछ लोगों में इनहेरिटेंस इतनी स्ट्रांग है कि उनकी अगर आप पूछे तो उनके यहाँ सबों का यही प्रॉब्लम होगा। ओके, हर किसी को सेम यही प्रॉब्लम होगा कि उनके दांत टाइम पे आए नहीं है, आए भी तो वो इतने वीक आए हैं दांत के वो टूट गए। और बच्चा मीठा नहीं भी खाता तब भी दांत टूट रहे हैं और उसको केरीज हो रही है, बिकॉज मतलब पूरी जो आपकी पेरेंट्स से आ रहा होता है, नानी दादी से आ रहा होता है या दादा नाना से आ रहा होता है, वो सारा कुछ उन बच्चों में भी वही एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, जो टूटने से मुझे याद आया, जैसे कोई खेल रहा होता है बच्चा, कोई चीज दांत आधा टूट गया, या किसी हम लोग हमारे भाई क्रिकेट बड़े शौक से खेलते हैं, या अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो दांत आधा टूट गया या एक कोना जो है वो झड़ गया, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर होता है? दांत अगर टूट गया तो फिलिंग हो जाती है, उसकी जगह क्राउन लग जाता है। डिपेंड्स ऑन दांत टूटने के बाद, अगर काला हो गया तो रूट कैनाल करा के क्राउन लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर दांत सिर्फ थोड़ा साइड से टूटा है तो फिल करके आप उसको कर सकते हैं, बट करा लें, क्योंकि ना एक चीज होता है ना, एक चीज पे जब क्रैक हो जाता है, क्रैक आप नहीं कराते सही तो वो क्रैक बाय द टाइम जो है ना वो फोर्सेस लगने की वजह से, आप चुइंग फोर्सेस लग रही है, बाइटिंग फोर्सेस लग रही है, वो क्रैक इंक्रीज होता है, वो अल्टीमेटली दांत को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ओके, तो इट्स बेटर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप जल्दी से जाके ना आप उसको फिल करा लें, उसको रिपेयर करा लें। अच्छा, फ्रंट के दांतों पे भी हुआ है तो भी उसको फिलिंग हो जाती है? हाँ बिल्कुल, फ्रंट के दांतों पे अगर किनारा टूटा है थोड़ा सा तो आप फिल करा लें। ज्यादा पार्ट टूटा है और काला हो गया है दांत तो फिर आप उसका एक्सरे करके हम देखते हैं कि अगर दांत अंदर से, 2 रीजन हो सकते हैं, या तो दांत सिर्फ जर्क की वजह से उसका रूट जो है या उसका जो अंदर नर्व्स होती हैं वो नेक्रोस्ट हम अपने वर्ड में बोलते हैं, अगर नेक्रोस्ट हो गई है तो आप RCT कैपिंग करा लें, उसकी निशानी होती है दांत काला पड़ जाएगा। ओके, ठीक है। और कभी कभी फ्रैक्चर हुआ दांत होता है, यानी सेंटर से एकदम फ्रैक्चर, पेशेंट को पता ही नहीं है कि फ्रैक्चर टूटा है, उसको जरूर निकलवा लें। अच्छा, बिल्कुल। और फ्रंट के दांत भी निकल के दोबारा से लग सकता है, उसके लिए कोई फ्रंट के दांत निकल के लग जाते हैं, हाँ। बेटर ऑप्शन मैं आपको बोलूंगी इम्प्लांट है। Okay. अगर आपका आगे का दांत निकल गया है तो आप क्राउन एंड ब्रिज करने से बेहतर है कि आप ना पेशेंट के इम्प्लांट मतलब लगा दें। ओके, अच्छा, बाज लोग ऐसा होता है उनके ग्रे कलर का पैच होता है दांत के ऊपर, एक ग्रेइश कलर का पैच आ रहा होता है कि मतलब वो समझ नहीं आ रहा होता कि वो कलर किस तरह से मैं डिस्क्राइब करूं, वो कुछ अलग सी कलर का पैच होता है, तो वो किस चीज की? सिंगल टूथ पे ग्रे कलर का पैच आ रहा है, सही है, वो क्लीन करने से भी नहीं जा रहा है तो फिर आप जाके जरूर डॉक्टर को दिखाएं, वो नेक्रोसिस की वजह से भी होता है। ओके, हाँ, उनको यकीन उनको जर्क लगा होगा, कोई चोट लगी होगी, उसकी वजह से दांत नेक्रोट हो गया और उसकी वजह से जो है ना वो ग्रे पैच बन गया उसका। वाओ। अच्छा, असल में हमारा दांत देखिए ट्रांसपेरेंट होता है और अंदर होती है नर्व्स और वेन्स और वेजल्स,
ठीक है, जो बहुत स्मॉल वेजल्स होती हैं वो जब ब्लैक होती है ना तो वो इमेज बाहर ग्रे दे रही होती है। ओके, तो जो ग्रे दिख रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि आराम से दिखा देंगे डॉक्टर को, इतनी भी क्या जल्दी हाँ, है, वो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कहीं भी अगर किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम दांतों के साथ है और उन्होंने डेंटिस्ट से रुजू नहीं किया किसी भी सूरत में, तो क्या क्या असरात जो है उनकी सेहत पे, उनके मुंह में, उनके दांतों पे मरतब हो सकते हैं? जरा इस पे रोशनी डालिए। दांतों पे तो बहुत सारे असरात, मतलब कि अगर आपको कोई इशू है और आपने डेंटिस्ट से नहीं आप जाके मिल रहे हैं, अगर समझे आपके दांत में कोई अल्सर हो गया है और वो अल्सर जो है 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर गया टाइम, तो कोई भी लीजन हो सकता है और वो कैंसर भी हो सकता है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो अल्लाह ना करे कैंसर है। तो मैं उनको कहती हूँ कि 15-20 दिन से ऊपर कोई भी लीजन हो, प्लीज़ जाके ज़रूर दिखाएं। इसी तरीके से अगर दांत में कैविटी है तो अगेन अगर कैविटी आ गई है तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो वो कैविटी इंक्रीज कर सकती है। वो अभी फिलिंग से काम चल सकता था, आगे जाके रूट कैनाल करानी पड़ रही है, रूट कैनाल नहीं तो इम्प्लांट लगाना पड़ रहा है, इम्प्लांट नहीं तो एक्सट्रैक्ट कराना पड़ रहा है, मतलब वो सब हो सकता है। तो आप इनिशियल वे में उसको पकड़ लें। इसी तरह अगर कैल्कुलस डिपोजिशन बहुत ज़्यादा और आप नहीं ट्रीटमेंट करा रहे कोई, तो देखें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कैल्कुलस की वजह से आपके वो गम्स पे डिपॉजिट होगा कैल्कुलस, वो आपके गम्स को वीक करेगा, गम्स वीक होंगे, ब्लीडिंग होगी, आपको पायरिया हो जाएगा, आपको पस डिस्चार्ज होगा, फॉल स्मेलिंग आएगी, यानी आप इससे बात करेंगे तो अगला बंदा दूर भाग रहा होगा आपसे। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल आप दूर भाग रहा होगा तो वो होगा, ब्लीडिंग होगी और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उसके बाद अल्टीमेटली दांत मोबाइल होके गिरना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप ख्याल करें, प्लीज ख्याल करें। और इसी बात के साथ नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला। क्या मैसेज देना चाहोगी सना? क्या मैसेज देना चाहूंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो ना सफाई निफ्स ईमान है, तो फिर आप अपने दांतों की सफाई का खास एहतमाम करें। और जैसे 5 वक्त होते हैं हम वजू कर रहे हैं, तो अब देखिए कितना मैंडेटरी कर दिया कि 5 वक्त वजू करो ताकि तुम साफ रहो ना, मतलब साफ सुथरे रहो, रोज गुस्ल करो ताकि तुम साफ सुथरे रहो। इसी तरह दांत जो है, मिसवाक करने के बारे में कहा, उस वक्त मिसवाक की अवेलेबल मतलब एक अवेलेबिलिटी थी। मिसवाक इज वेरी गुड अगर आप यूज करते हैं तो, बट ये कि मिसवाक के साथ साथ हमें ब्रश भी करना बहुत जरूरी है। तो दांतों को ब्रश जरूर करें, दांतों को क्लीन जरूर करें। दांतों में कोई भी इशू हो रहा है, प्लीज गो टू योर डेंटिस्ट, कहीं पे भी जाएं, जाके जरूर दिखाएं, रिपोर्ट करें, क्योंकि छोटी सी चीज अगर हम क्योर कर लेते हैं ना तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिहान आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से पीर के रोज मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।